हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लास्ट जो लेक्चर था अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हो गया होगा आप सभी का। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जनरल सा ओम्स लॉ। लोअर क्लासेस में आपने बहुत पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास यहाँ ओम्स लॉ के बारे में जो है पढ़ा है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि V और I के बीच की रिलेशन है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा करंट के। अगर आपके पास क्या है करंट की वैल्यू को आप कब बढ़ेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। सीधा सा देखो एक जनरल सा मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास क्या है वाटर फ्लो जो है वो हमारे पास क्या है उसकी जो स्पीड है, जैसे जैसे आप टैंक को की हाइट को ऊपर करते जाते हो वैसे वैसे स्पीड जो है वो हमारे पास क्या बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप जो है वो बढ़ता जाता है। वैसा ही किसी भी वायर में से कोई कंडक्टर अगर हमारे पास क्या है कि लेते हो, ये एक मैंने कंडक्टर जो है वो कंसीडर किया, तो इस कंडक्टर में से करंट उतना ही ज्यादा पास होगा जितना इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा करते जाओ। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है बीच में कितना आपने अप्लाई किया है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही हमारे पास क्या है इसमें से करंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती जाएगी। ये कह रहा है ओम्स लॉ। अब आपको क्लियर है, जहां भी हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे आर जो है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है कि V जो है वो हमारे पास क्या इक्वल टू क्या आ गया RI। तो यहां से एक अनदर कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी हमारे पास क्या फर्दर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ओम्स लॉ है, इसको आप क्या है आप डिराइव भी कर सकते हो। हमारे पास क्या है जो पीछे हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन है वो जो आप सारा कुछ फाइंड आउट कर चुके हो उसके हेल्प से जो वो निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास क्या था, इसको अगर डिड्यूस करना हो आपको ओम्स लॉ जो है वो ड्राइव करना हो, ये निकालना हो तो क्या करोगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच की रिलेशन देखो। I इक्वल टू क्या आया था ANEVD और VD मेरे पास क्या थी कैपिटल E टाउ अपॉन M। ये वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो ANE स्क्वायर कैपिटल E टाउ अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा M। ANE स्क्वायर टाउ अपॉन M E रहेगा। E हमारे पास है E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप क्या लिख सकते हो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। E की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V/L जो है वो लिखा जा सकता है। तो V इक्वल टू देखो हमारे पास क्या आ गया ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ इंटू I। बाकी सारी टर्म्स को I की साइड ले गए तो ये हमारे पास बन गया और ये क्या आ जाएगा आपके पास सारे के सारे जो है कॉन्स्टेंट्स है। M मास है, L लेंथ है कंडक्टर की, A एरिया है, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज है, टाउ हमारा क्या था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सारी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास कहीं कांस्टेंट रहेगी। अगर आप एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करते हो तो इन सभी को आप R ले सकते हो। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ध्यान रखना है, आगे फर्दर हम जो काफी जगह यूज करेंगे R की जगह जो है ये वैल्यू हमारे पास क्या है पुट करेंगे R इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। अब बात करते हैं हमारे पास ये अगर इसको R लेते हैं तो ओम्स लॉ जो है वो हमारा क्या है डिड्यूस हो गया। आपने जो है V इक्वल टू RI फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर दिया है। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को लेके आप क्या है कि इसको डिड्यूस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। काफी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा अगर 10th स्टैंडर्ड में किया है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, किसी भी कंडक्टर में आपने क्या है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हमारे पास क्या डिफाइन करते हो, वहां पे हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास इंसुलेटर है उनका रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें से करंट जो फ्लो नहीं करता, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो है तो उसमें से हमारे पास क्या करंट जो है वो फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट जो है वो हमारे पास क्या है पैदा कर रहा है। रेजिस्टेंस सीधा सा आपके पास क्या है फ्लो ऑफ करंट को की अपोजिशंस करेगा, उसका हमारे पास क्या अपोज कर रहा है, उसको विरोध कर रहा है। करंट किसी भी कंडक्टर में से जाने नहीं देगा अगर रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस जस्ट क्या है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर
टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब 4 पार्टिकल को ये मूव नहीं होने देगा वन एंड टू अनदर एंड। जितना ज्यादा हमारे पास क्या पोजीशन ऑफर करेगा उतना ही आप क्या कहोगे कि इसका जो है मटेरियल का रेजिस्टेंस जो उतना ही ज्यादा है। जितनी कम अपोजिशन है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या उतना ही कम होगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट आसानी से जाएगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ करंट हमारे पास क्या उसमें डिफिकल्टी से जाएगा। करंट जो है अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें से करंट वो फ्लो होने ही नहीं देगा। अब बात करते हैं कि है कारण क्या है इसको, और अगर आपको एक तो ये हमारे पास है मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहते हो तो ओम्स लॉ से देखो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू वी बाय वी हमारा क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, और I जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस आ जाती है। मैथमेटिकली आप जो है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। V को आप किस में मेजर करते हो, वोल्ट में, करंट हमारा क्या है एम्पियर में है, तो वोल्ट पर एम्पियर जो है वो हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस आ जाएगा, और 1 वोल्ट पर एम्पियर जो है उसको लिखते हैं ओम। या तो आप ये यूज करोगे या ओम के लिए हमारे पास क्या है ये सिंबल जो है वो आप यूज करोगे। तो 1 ओम अगर आपके पास सीधा सा डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे, किसी भी हमारे पास क्या है मटेरियल्स में के एंड के बीच में आप कंडक्टर लेते हो, उसके एंड के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर उसके अंदर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, उसमें से 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओम के इक्वल आ जाएगा। यूनिट ओम होगी। 1 ओम को आपने डिफाइन करना है तो क्या कहोगे, कंडक्टर के एंड के बीच में हमारे पास क्या है 1 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही हमारे पास क्या होगा, अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो करता है तो वो हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओम के इक्वल आ जाता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किस कारण होता है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, किस कारण रेजिस्टेंस जो वो हमारे पास क्या है प्रोड्यूस होता है। कैसे रेजिस्टेंस जो वो हमारे पास क्या है कि प्रोड्यूस होता है। देखो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास क्या है कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट करता है तो उसके रास्ते में क्या होता है कोलिजन होता है, किसके साथ, एटम और आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारे पास क्या है वो कोलाइड करता है, और कोलिजन्स के कारण हमारे पास क्या है जो उन्होंने उसने अपनी जो है वेलोसिटी गेन की है वो उसको सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली जो है एक बार बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी फिर बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के जो हमारे पास के एटम या आयंस है उनके साथ जो है वो कोलिजन होता है। इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में मतलब जिस मटेरियल में हमारे पास कहें कि आप करंट फ्लो करना चाहते हो तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो को कौन रोक रहा है, कोलिजन, किसके साथ, अनदर एटम और आयन उस मटेरियल्स के, उसके कारण जो कोलिजन है उसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। जितना ज्यादा कोलिजन हुआ उतना ही हमारे पास क्या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस कोलिजन कम हुआ उतना ही रेजिस्टेंस जो वो कम है। एक जनरल से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, देखो हमारे पास क्या है रोड आपका बिल्कुल खाली हो और फिर आप हमारे पास क्या है एक व्हीकल से, कार से हमारे पास क्या है या बाइक से मूव करना चाहते हो, उस रोड में डिस्टेंस कवर करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप जो है वो कवर कर सकते हो क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपके बीच में रुकावट नहीं आई है, आप बड़ी जल्दी जो है वो रास्ता जो है वो कवर कर जाते हो। लेकिन नेक्स्टली अगर हम बात करें वहीं पे कुछ हमारे पास क्या रास्ते में आपको व्हीकल मिले, आप स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं कवर कर पाते हैं, आपको टर्न लेना पड़े, ब्रेक अप्लाई करने पड़े तो हमारे पास क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी, इस बार टाइम जो वो ज्यादा लगेगा। और ज्यादा हमारे पास क्या व्हीकल्स हो तब हमारे पास क्या होगा, आपको टाइम जो है वो और ज्यादा लगेगा। और आगे से अगर हमारे पास कहें कि रोड ब्लॉक ही हो जाए, बहुत सारे व्हीकल्स आ जाएं, आगे क्रॉस ही ना कर पाओ तो आप जो है वहां से मूव ही नहीं कर पाओगे। तो वही रेजिस्टेंस के साथ है, कोलिजन कम हुआ तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस कम हुआ, कोलिजन और ज्यादा हुआ रेजिस्टेंस और बढ़ गया, कोलिजन बहुत ज्यादा हुआ करंट को वो फ्लो ही नहीं करने देगा, हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा और मटेरियल आपका कैसा बन जाएगा, इंसुलेटर जो है वो बन जाता है। तो ये है हमारे पास क्या कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे हमारे पास क्या है डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास क्या है जिन पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड,
फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारे पास क्या रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मेरे पास अगर आपको ये बोल दे कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो वो 10 ओम है, उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप सीधा सा क्या कहोगे, उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर उसकी लेंथ को 3 टाइम कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारे पास 3 टाइम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस सीधा सा लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला पॉइंट ये, लेंथ जितनी बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है उतना ही बढ़ता जाएगा। सेकेंडली देखो हमारे पास क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा लोगे, तार की मोटाई जितनी आप ज्यादा लोगे, उसका रेजिस्टेंस उतना ही हमारे पास क्या है, कम होगा। तो यहां उल्टा हो गया, अगर मैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। अगर मैं उसका 3 टाइम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या है, 1/3 हो जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4 गुना कर देता हूं तो रेजिस्टेंस आपका 1/4 टाइम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस घटेगा अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है। थर्ड फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। आपने कंडक्टर लिया है, जो भी मटेरियल लेते हो उसकी नेचर कैसी है उस पर भी हमारे पास क्या है, वो डिपेंड करता है। और फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, टेम्परेचर पे भी हमारे पास क्या डिपेंड है। अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो वो अलग अलग होगा तो नेचर पे डिपेंडेबल हो गया। सिल्वर का अगर हमारे पास लें तो कुछ और होगा, गोल्ड का कुछ और होगा, कॉपर का लेते हैं उसका कुछ और होगा, आयरन का लेते हैं हमारे पास क्या कुछ और होगा रेजिस्टेंस। तो अलग अलग हमारे पास क्या मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो वो डिफरेंट होगा। तो नेचर पे डिपेंडेबल है। टेम्परेचर पे भी हमारे पास क्या ये डिपेंड करता है। इसको फर्दर हमारे पास क्या हम अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, इंसुलेटर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, और जो हमारे पास क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं तो उनके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट जो है वो होने वाला है। तो पहले इन्हीं फैक्टर को हमारे पास आप लो। फर्स्ट 2 फैक्टर को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक अनदर कांस्टेंट रो जो है वो यूज करेंगे, और रो जो है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी। रो जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेजिस्टिविटी जो है वो बन जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है रेजिस्टिविटी। तो इन फैक्टर पे रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो इसी कारण जो है हमारे पास थर्ड फैक्टर आपने लिखा कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या मटेरियल की नेचर पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, काफी बार जो है वो हमारे पास लेता है। जैसे अगर वो बोल देता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीजेस ट्वाइस टू ओरिजिनल, मतलब लेंथ को क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमारे पास क्या है, हाफ कर देगा। तो हमें पता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है अगर मैं मानूं तो वो हमारे पास क्या होता है, रो L/A होता है। अब न्यू जो है रेजिस्टेंस आपको निकालना है कब, जब उसने क्या किया, मटेरियल वही लिया है लेकिन लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया। तो आप जो वैल्यू उसने कहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या की वैल्यू जो है वो आप पुट कर लोगे। तो जब ये वैल्यू पुट करते हो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 4 रो L/A। और रो L/A को आप R0 लिख सकते हो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में था। तो अगर मैं लेंथ को डबल करूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग में आप लेके चले थे उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम जो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, कभी बार वो लेंथ को बढ़ाएगा, कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएगा, कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करेगा, कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज्यादा करेगा। तो आप सीधा सा क्या करोगे, हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रो L/A को ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 ले लिया करोगे। बाकी आप जो उसने बोला है वो हमारे पास क्या है, आप इसमें पुट कर दोगे। R इक्वल टू रो, लेंथ को अगर वो कहता है 3 टाइम करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने कहा है डबल करना है, तो आप उसी के हिसाब से पुट कर दो। तो यहां से हमारे पास 3/2 रो L/A, रो L/A R0 हो गया। और फिर से हमारे पास क्या है, 3/2 टाइम है ओरिजिनल रेजिस्टेंस का, कब, जब लेंथ 3 टाइम करें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, डबल कर दिया। ये तो चलो हो गया। इन सभी केसेस में वो क्या है, मटेरियल और ऐड करके लेंथ को बढ़ा रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर बढ़ा रहा है तो मटेरियल को और ले रहा है। लेकिन कई बार वो क्या करता है, आपके पास क्या है, सीधा सा बोलता है कि मैंने क्या किया, वायर को स्ट्रेच कर दिया, बढ़ाई है लेंथ को। वो क्या करता है
कि मैंने लेंथ को जो वो ट्वाइस किया बाय स्ट्रेचिंग, खींच कर बढ़ा दिया। वायर को क्या किया, खींच कर हमारे पास क्या है उसकी लेंथ को जो वो डबल कर दिया। कोई अनदर मटेरियल नहीं लेके आया। आपके पास वॉल्यूम जितना था उतना का उतना ही हमारे पास है। तो अब अगर हमारे पास क्या है लेंथ को बढ़ाओगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए साथ के साथ हमारे पास क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने देखा होगा मोटी वायर है हमारे पास, उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो, वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप उसी रेशो में जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेंथ अगर डबल करता हूं एरिया a/2 बन जाएगा। लेंथ 3 टाइम करता हूं एरिया आपका क्या है a/3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर ये थोड़ी सी चालाकी कर जाता है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए वायर 3 टाइम टू इट्स ओरिजिनल बाय स्ट्रेचिंग इट। अगर वो स्ट्रेचिंग वर्ड नहीं लगाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं करोगे, ओनली लेंथ को 3 टाइम करो और आंसर आप जो है वो हमारे पास क्या निकाल दोगे। लेकिन अगर उसने ऐसा बोल दिया कि हमारे पास क्या लेंथ को 3 टाइम किया है बाय स्ट्रेचिंग इट, तो उसी हिसाब से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको कम करना पड़ेगा। तो इस बार जो नया रेजिस्टेंस है, क्योंकि आर नोट क्या था रो एल बाई ए, अपने आप ये लेना पड़ेगा हमें। फिर आर इज इक्वल टू रो एल की बजाय 3L हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/3, 3 ऊपर जाएगा तो ये 9 टाइम हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब स्ट्रेचिंग आ जाए तो जितना वो बढ़ा रहा है उसका स्क्वायर कर दो। 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम है तो हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर 9 टाइम हो जाएगा। अगर वो कहता 4 टाइम लेंथ को बढ़ाया है तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा ओरिजिनल का जो है वो 16 टाइम हमारे पास आ जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे टर्म आई है रेजिस्टिविटी। क्या होती है देखो रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल्स पे हमारे पास क्या है डिपेंड करती है। ये भी एक कांस्टेंट है। आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है रो एल बाई ए था। अगर मैं एल को 1 ले लेता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमारे पास 1 ले लेता हूं तो आर किसके इक्वल आ जाता है रो। तो आप इसको डिफाइन करने के लिए सीधा सा बोल सकते हो कि यूनिट लेंथ का और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जब मैं कंडक्टर लेता हूं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ कंडक्टर हैविंग यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो हमारे पास क्या है रेजिस्टिविटी आ जाती है। यूनिट्स वगैरह आप निकाल सकते हो, इसमें रो की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगी आर ए बाई एल। आर के लिए ओम था, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, बटे में लेंथ के लिए मीटर। तो यूनिट्स जो है वो रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी ओम मीटर हो जाएगी। तो ये आप हमारे पास क्या है निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंडेबल है। हाँ, साथ के साथ हमारे पास क्या है टेम्परेचर पे भी जो है, टेम्परेचर के कारण भी जो है रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या चेंज होगी। वो हम फर्दर जो है वो हमारे पास क्या है डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो एक नई टर्म आ जाती है कंडक्टिविटी। क्या आ जाएगी आपके पास कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिनोट करते हो, वो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये ध्यान रखना। एक आर देखो हमने निकाला था, अपने पास क्या आया था ml/n(e²) टाउ m। ये वैल्यू बनी थी पीछे जो है हमने अभी डायरेक्शंस ऑफ ओम्स लॉ किया था, तो वहां पे आर किसको माना था ml/ne² टाउ m। तो यहां से अगर मैं इतने को कंपेयर करता हूं इसके साथ, देखो l/a है l/a है, तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई m/ne² टाउ। तो ये ध्यान रखना, इससे भी आप निकाल सकते हो रेजिस्टिविटी m/ क्या हो जाएगा ne² टाउ। n² टाउ नहीं ne² हमारे पास क्या है टाउ, उससे निकाला जा सकता है। तो रेजिस्टिविटी हो गया। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, तो इसकी यूनिट्स आप इसका उल्टा कर दो। ओम को सिंबल जो है वो उल्टा बना देंगे, मीटर का पर मीटर बन जाएगा। या तो ओम लिखो या फिर हमारे पास पर ओम, या फिर उसका उल्टा लिख दो महो पर मीटर, या आप सिंबल को उल्टा करके लिख सकते हो। ये हमारे पास कंडक्टिविटी की यूनिट्स आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ओम्स लॉ से रिलेटेड हमारे पास अभी जो हमने किया था वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म थी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। किस किस के बीच में रिलेशन निकालनी है हमें, जे कर चुके हैं करंट डेंसिटी, सिग्मा अभी मैंने बताया कंडक्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों के बीच के रिलेशन निकालने हैं। तो आप क्या कहोगे, वी नो दैट, आपको क्लियर है करंट और वेलोसिटी के रिलेशन। आई इज इक्वल टू क्या होता है NaEVT।
ठीक है, ए को नीचे ले आओ, आई अपॉन ए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपको पता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये एन ई रहेगा, वीडी की मैं वैल्यू पुट कर दूं, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। हो गया इतना। आई अपॉन ए को क्या लिख सकते हो, जे, ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। और अभी हमने क्या था आपके पास, रो जो था एम अपॉन क्या था, एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। यहां क्या पड़ा है आपके पास, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/रो। और 1/रो आपको पता है, अभी हमने किया है, किससे लिखते हैं, सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी। तो जे इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको आप बोलते हो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ही है, लेकिन ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। ध्यान रखना, एग्जामिनर काफी बार सीधा बोल देता है ड्राइव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको ये ड्राइव करनी है, कहीं आप V इक्वल टू IR बना दो, ये नहीं लेना। और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये आपको फॉर्मूला लिख के दे देंगे कि इसको और किस नाम से हमारे पास जानते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है वो बन जाता है। हाथ के लिए बस इतना ही, अच्छे से करना। जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल है, लेंथ को बढ़ाने पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने पे क्या होगा, वो आपको करके देखना है। और एक ये जो है हमारे पास कहीं की डेरिवेशन जरूर देखना कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, क्योंकि V इक्वल टू IR आप लोअर क्लासेज में भी कर चुके हो, वहां से वैसा क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर देता है एग्जामिनर, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो हमारे पास जरूर आएगा। और ये छोटी छोटी टर्म जरूर ध्यान रखना, जे क्या होता है, सिग्मा क्या है, ई क्या है, रो क्या है, आर क्या है, किस में हमारे पास क्या मेजर करते हैं। और आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, इन सभी के डायमेंशंस फार्मूला आप खुद ड्राइव करना। आर का डायमेंशंस फार्मूला निकालना, रो का डायमेंशंस फार्मूला निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जे का आप डायमेंशन फार्मूला निकाल के देखना, सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करके देखना। अच्छे से तैयारी करो, जो भी प्रॉब्लम हो वो हमारे पास कहीं डिस्कस करो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ ही बच्चों के हमारे पास कहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि किस तरह से हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं है। तो प्लीज रिप्लाई जरूर करें कि कितना समझ आया है, क्या नहीं आया है, और हम कहाँ तक पहुंचे हैं। एक दो बच्चों की नोटबुक जो है वो कंप्लीट है, बाकी की नहीं है, तो क्यों नहीं है, सारा कुछ जो है वो हमारे पास साथ साथ करो। +2 क्लास है, अच्छे से स्टडी करो।